नया IBN 7 हौसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के दौरे पर थे। वो वहां पर विकास का संदेश देने गए थे। 30 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस नक्सलवादी इलाके में दौरा करने के लिए पहुंचा था। प्रधानमंत्री ने यहां पर कई विकास योजनाओं की घोषणा भी की, लेकिन उनके इस दौरे के मौके पर ही सुकमा में एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी काली करतूतों को अंजाम दिया। उन्होंने तकरीबन 200 से 250 लोगों को बंधक बना लिया। रिपोर्ट देखिए। कंधे पर हल वही समस्याओं का हल ला सकता है, कंधे पे गम ये समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। जिस धरती पर नक्सलवाद का जन्म हुआ था और जिसके कारण देश में नक्सलवाद की चर्चा हुई थी, वहां पर भी जाकर के देखिए, अनुभव के बाद वो सीखे और उन्होंने भी वो रास्ता छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा में पीएम एक नई रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। 30 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री यहां लोगों से सीधा संवाद करने पहुंचा था। बच्चों से वो बातें कर रहे थे, लोगों को अपनी बातें सुना रहे थे। उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ हुई। बस्तर के लिए उन्होंने 24,000 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान किया, लेकिन शायद ये नक्सलियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पीएम के यहां पहुंचने से पहले ही ये खबर आई कि नक्सलियों ने सुकमा के एक गांव से 250 से 300 लोगों को अगवा कर लिया है। वो उन लोगों को जंगलों में ले गए। सुकमा जिले में खास तौर से अभी 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं। उनके रिहाई के लिए क्या प्रयास होंगे? नहीं, लोकल स्तर में भी प्रयास हो रहा है और इस प्रकार समूह के रूप में सुकमा जिले में उनका एक ऐसी घटना भी करते हैं। पुलिस प्रशासन भी उसमें सक्रियता से भागीदारी करेगा। पुलिस प्रशासन के मुताबिक सुकमा के इस इलाके में एक पुल बनाया जा रहा था, जिसे लेकर नक्सलियों को आपत्ति थी। आदिवासियों तक विकास की आस को जगाने वाले इस पुल का वो लगातार विरोध कर रहे थे और इसी विरोध के चलते वो गांव वालों और पुल बना रहे मजदूरों को उठाकर जंगल में ले गए। यही नहीं, पीएम के दौरे के दौरान नक्सलियों ने सुकमा और दंतेवाड़ा के बीच कई जगह सड़कों को खोद डाला। इस समय छत्तीसगढ़ में वातावरण बहुत दूषित है। नक्सली इलाकों को छोड़ दें तो सामान्य इलाकों में भी लोगों में बहुत सारा संतोष है। गृह मंत्रालय की तमाम जो प्रयास हैं उसकी निंदा करता हूं। उनको नक्सलवादियों से बात करनी चाहिए। पुलिस प्रयोग हमेशा नक्सली समस्या को हल करने में कामयाब नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने रास्ते से भटके छत्तीसगढ़ के नौजवानों को मुख्यधारा में आने के लिए प्रेरित किया, लेकिन नक्सलियों को शायद पीएम की शांति की भाषा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर अपनी नापाक करतूतों को अंजाम दिया है। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ सरकार का सबसे बड़ा सिरदर्द उन गांव वालों को सुरक्षित रिहा कराना है जो नक्सलियों के कब्जे में है। मनोज शर्मा, दंतेवाड़ा, IBN 7। और आज 8 बजे का सवाल भी यही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपने इलाके में देखकर घबरा गए नक्सली? हाँ या ना में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। IBN 7 स्पेस करवाई लिखे हाँ के लिए, एन लिखे ना के लिए समय 51818 पर SMS कर दीजिए। बता दें कि आपकी राय हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे तमाम खास मेहमान परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भक्तचरण दास हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व DG प्रकाश सिंह हमारे साथ हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, मेरा पहला सवाल आपसे, 15 साल हो गए रमन सिंह की सरकार को, लेकिन अभी भी समस्या जस की तस है। प्रधानमंत्री आप, हम सभी ये बात मानते हैं कि अंदरूनी जो आतंकवाद है वो बहुत बड़ा खतरा है देश की सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री ने कोशिश की, आज विकास की बात की, वहां पर हो रहा है विकास, लेकिन नक्सली आए दिन, चाहे वो गांव वालों को अगवा करना हो, चाहे वहां पर मशीनों को जलाना हो, इस तरह के विकास को वो ठेंगा दिखा रहे हैं और नहीं चाहते मुख्य धारा में आना। कैसे हल होगा समस्या का? तो जी, नक्सलवाद जो है वो कोई स्थानीय समस्या नहीं है। सिर्फ
वो एक आतंकवाद जो है देश के अलग अलग राज्यों में फैलाया हुआ है, चाहे उसमें आंध्र प्रदेश आता हो, तेलंगाना का हो, उसमें बिहार का हिस्सा हो, उसमें बंगाल का हिस्सा हो, उसमें उड़ीसा का हिस्सा है, उसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। बहुत बहुत बड़ा इलाका जो है इस नक्सलवाद के प्रभाव में है। फर्क सिर्फ यह है कि पहले नक्सलवाद जो है वो उसके सामने एक इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ सरकार इस विषय में गंभीर नहीं थी। दो चीज मैं कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का खुद हिम्मत करके दंतेवाड़ा में जाना, जैसे पहले वो कश्मीर में गए थे, एक ऐसे स्थान में जहां 30 साल से कोई प्रधानमंत्री ने जाने का साहस नहीं करा है। वो उनका, जिसको टर्फ कहते हैं, नक्सलवादियों की एक टर्फ, एक उनके प्रभाव क्षेत्र के बीच में जाके कहना कि नहीं, हमें विकास की आंधी चाहिए यहाँ पे, ये अपने आप में एक साहसिक कदम न केवल साहस की दृष्टि से था, बट संकेत और संदेश दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया कि आप बंदूक ना उठा के हल उठाइए ताकि इस इलाके का विकास हो सके। नक्सलवाद की सारी सोच के पीछे जो एक कारण वो बताते, वो हमेशा विकास और आर्थिक शोषण की बात को उनका केंद्र है। इन दोनों को कैसे करा जाएगा? अब मैं ताजुब करता हूं कि जहां पुल बनाया जा रहा है वहां पे पुल बनाने वाले जो वहां की लेबर थी और जो वहां के लोग थे, उनका अपहरण करना, ये एक बौखलाहट का संदेश नक्सलवादियों की तरफ से साफ स्पष्ट है। सुधांशु जी, लेकिन सरकार इस मामले में दृढ़ संकल्प है। सुधांशु जी, आपने यहाँ पर एक बात कही, मेरा एक सवाल है। आपने यहाँ पर एक बात कही, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। आपने कहा कि पहले सरकारें उतना अलर्ट नहीं थी क्योंकि प्रधानमंत्री अब गए हैं, लेकिन 15 साल से तो बीजेपी की सरकार है, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार है वहां पर। ये मैं स्थानीय सरकार से ज्यादा इसमें जो स्थानीय सरकार और केंद्र दोनों का समन्वय होके इस समस्या का जो समाधान करने की इच्छा शक्ति थी, उसमें कहीं कमी थी पहले। और अब एक नई ऊर्जा और एक नई दृढ़ संकल्प के साथ इस समस्या को देखा जा रहा है, केंद्र के स्तर पर भी, राज्यों के स्तर पर भी। क्योंकि क्या होता है, नीति है, इसमें नीति ये है कि एक तरफ विकास करिए, आर्थिक शोषण जो हो रहा था उसको रोकिए, और दूसरी तरफ एक दृढ़ता से इस समस्या को हमें झेलना है, हमें लड़ना है इस समस्या के साथ। और हमेशा लीडरशिप के लिए, जैसे कहते हैं, लीडरशिप इज ऑलवेज बाय द फ्रंट, यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और नेतृत्व, अगर आप खुद आगे नेतृत्व देंगे तब नेतृत्व होता है, और ये नरेंद्र भाई ने दिखाया, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ठीक है सुधांशु जी, रोकना चाहूंगी, प्रकाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, मैं आती हूँ आपके पास। प्रकाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। ये सारी बातें सुधांशु जी कह रहे हैं कि पहले समन्वय नहीं था, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में उतना समन्वय नहीं था। मैं आपसे जानना चाहूंगी, समस्या क्या है? विकास की बात होती है, वहां पर अगर विकास होता है तो नक्सली उसको ठेंगा दिखा देते हैं, गांव वालों को टारगेट बनाते हैं। कमी कहां पर है और सोल्यूशन क्या दिखता है आपको? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जो समन्वय की बात की है सुधांशु जी ने, तो सच्चाई ये है कि यूपीए सरकार के समय में भी समन्वय था, और चिदम्बरम और रमन सिंह में जहाँ तक मुझे मालूम है अच्छा तालमेल था। परंतु अब जो स्थिति है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में ही बीजेपी की सरकारें हैं और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। मेरे ख्याल में इससे अच्छा मौका नक्सलवाद पे हावी होने का, समस्या पर अंकुश लगाने का, समस्या पे नियंत्रण पाने का, इससे अच्छा मौका सरकार को नहीं मिलेगा। पहली बात। अब आपने पूछा समस्या क्या है? समस्या तो देखिए बहुत मल्टी प्रोंग प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके सामाजिक पहलू हैं, इसके आर्थिक पहलू हैं, इसके सांस्कृतिक पहलू हैं, इसके राजनीतिक पहलू हैं। सबका विश्लेषण इतने थोड़े समय में नहीं हो सकता। और जहाँ तक करने का सवाल है, देखिए वहाँ भी करने का भी जो योजना है वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम होनी पड़ेगी, जिसमें हर विभाग को अपना योगदान करना पड़ेगा। बहुत से लोग समझते हैं कि बस पुलिस और पैरामिलिट्री को भेज दीजिए और समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें मिल के काम करना पड़ेगा। और एक जिसे कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी जब तक इसमें नहीं लगेगी तब तक इसका समाधान नहीं होगा। अब ये जो वर्तमान में जो घटना हुई है, आप बता रहे हैं 200 आदमियों को अगवा कर लिया गया,
मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री की यात्रा होने वाली थी, उनकी मीटिंग्स होने वाली थी, तो फोर्सेस को इतने एग्रेसिव ऑपरेशंस करने चाहिए थे कि जो माओवादी हैं वो अपने बिल में घुस जाएं और सोचें कि इस समय बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जो उन्होंने घटना की है उसको भी ये कहना कि उनकी बौखलाहट का है, मैं नहीं कहूँगा बौखलाहट का। वो हमेशा डेवलपमेंट स्कीम्स में व्यवधान डाल रहे हैं, स्कूलों को उड़ा देते हैं, थाने को उड़ा देते हैं, सड़कों को तोड़ देते हैं, मोबाइल टावर्स को गिरा देते हैं। वो डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहते, क्योंकि जब तक अगर डेवलपमेंट हो गया तो उस क्षेत्र से उनका जो उस पर जो हावी हैं वो ख़त्म हो जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का आवागमन अगर तीव्रता से होने लगा, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ गई तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी उन पर कंट्रोल पाने में आसानी होगी। इसलिए वो कोई डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहते। दूसरी बात जो ये कहा जाता है कि आर्थिक कारणों से वगैरह वगैरह, ये सब बात अब देखिए एक समय सही था कि वो आर्थिक और सामाजिक शोषण के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। सच्चाई ये है अब ये है कि वो कोई शोषण वगैरह की बात नहीं है। अब वो स्टेट पावर कैप्चर करना चाहते हैं। स्टेट पावर, क्या स्टेट पावर, बिल्कुल, क्या स्टेट पावर ही कैप्चर करना चाहते हैं? क्योंकि जहां तक मैं लौटूंगी प्रकाश सिंह जी आपके पास। भगचरण दास हमारे साथ जुड़ चुके कांग्रेस की तरफ से। समन्वय पहले नहीं था ऐसा सुधांशु मित्तल ने कहा, लेकिन प्रकाश सिंह जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। समन्वय पहले भी था अब भी, लेकिन समस्या जस की तस है। विकास की बात अगर करती है राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, वो विकास नहीं करवाना चाहते, मुख्य धारा से जुड़ना वो नहीं चाहते हैं, और अब एक बड़ी बात कि वो स्टेट कैप्चर करना चाहते हैं। क्या आप इस मुद्दे पर कहेंगे भगचरण जी? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आज 20,000 पुलिस फोर्स लेके प्रधानमंत्री जी जाके आ गए, और उनके उपस्थिति में अगर 50 किलोमीटर हो या 70 किलोमीटर दूर हो, लेफ्ट विंग वाले अपना ताकत दिखाते हैं। इससे बड़ा चुनौती क्या हो सकता है? तो ये एक मानसिकता है, और इसका हल आपने डंडा दिखा करके तो कर नहीं पाया। यूपीए के समय में करीब 90,000 पुलिस फोर्स दिया गया था। इसके बावजूद भी कितना हिंसा हुआ, और 11 साल से बीजेपी की सरकार राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। तो क्या अब कहां तक पुलिस पर्सनल देके लोगों का जान को बचाएंगे? मुख्यमंत्री जाए तो पुलिस घेर लेता है, प्रधानमंत्री जाए तो घेर लेता है। क्या आम जनता के लिए उतना सिक्योरिटी की व्यवस्था आप कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हो। इसको सोचने का तरीका, चाहे नक्सलाइट जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। हिंसक तरीके से आप स्टेट के साथ चुनौती नहीं कर सकते हो। स्टेट पावर आप हिंसा के जरिए नहीं ले सकते हो जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। सदियों से कांग्रेस कह रहा है कि हिंसा से परिवर्तन होगा नहीं। परिवर्तन अगर करना है तो समाज के हर पहलुओं को देखना पड़ेगा, और जो आज हिंसा पर विश्वास कर रहे हैं उनको उस रास्ता से हट के आना होगा, और जनता का किस तरह से शक्ति मजबूत हो, जनता कैसे ताकतदार हो और उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो, उसकी लड़ाई उनको लड़ना पड़ेगा। अगर वो लोग जनता की लड़ाई में विश्वास करते हैं तो यही बात तो आज प्रधानमंत्री संदेश देने के लिए पहुंचे थे भगचरण जी। यही संदेश देने के लिए तो वो पहुंचे थे कि बंदूक से किसी समस्या का हल नहीं होगा, आप कंधे से बंदूक उतारिए, इससे समस्या का हल नहीं होगा। वो परिवार जो पीड़ित हैं उनके बच्चों के साथ बिताइए 5 दिन। देखिए, ये बात जब वहां झलियामारी में इतना बड़ा अत्याचार हुआ, आदिवासी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ, नहीं होने का काम हुआ, और वहां से 12,000 महिला लापता हैं छत्तीसगढ़ से, और खास करके बस्तर रीजन से बहुत ज्यादा। आप एनडीएमसी का वहां पर फैक्ट्री ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारे दूसरे कंपनी, निजी उद्योग भी चल रहा है, उसके बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन इतना है, गरीबी इतना है, आप देख नहीं सकते। मैं तो चप्पा चप्पा गया हूं पूरा एरिया, वहां का इतना गरीबी है कि आपका अप्रोच से आपने कुछ पैकेज डिक्लेयर नहीं किया गरीब लोगों के लिए। एक आप एमओयू साइन कर दिया, बोल दिया कि 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। क्या गरीब लोगों को वहां पे नौकरी मिलेगा?
वहां के स्थायी बासिंदा को नौकरी मिलेगा। उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ से जो बैकवर्ड रीजन डेवलपमेंट, लेकिन अब बात तो यहाँ से आगे बढ़ चुकी है ना भगचरण जी, बात तो यहाँ से आगे बढ़ चुकी है। प्रकाश सिंह जी यही तो कह रहे थे कि अब उनका टारगेट ये सब नहीं है, अब वो चाहते हैं पूरे स्टेट को कैप्चर करना। सुधांशु जी, नौकरियां नहीं है, गरीबी है, वहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं वहां से। क्या आप मानते हैं ये मुद्दा हो सकता है, जबकि विकास की बात लगातार वहां पर हो रही है? देखिए, जिस बात को मैं लौटती हूँ जरा सुधांशु जी से एक रिएक्शन। ऐसा है, मुद्दा जो है उसको आप पहले सॉल्व कर दो। सुधांशु जी बैठे, उनसे एक रिएक्शन ले लिया जाए। जी सुन रहे हैं आपकी बात वो सुधांशु जी। हाँ सुधांशु जी, अब मेरी बात को आप एग्री करेंगे कि एक जिन मुद्दों को लेकर के आज वो प्ली ले रहे हैं, इसको पहले समाधान कर दिया जाए, फिर देखा जाए। जी सुधांशु जी मैं बोल लूं, मेरी बोलने की बारी है। सुधांशु जी हाँ जी बोलो। पहली बात है कि देखिए, भक्तचरण जी भी जो जिन विषयों को ले रहे हैं, उन विषयों में मूल्यांकन में तो कोई फर्क है ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि देश में नक्सलवाद को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब पहले भी हमले होते तो मैंने कभी नहीं करी, और मुझे लगता है इन सब चीजों को लेकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर नक्सलवादियों के सामने एक संगठित देश दिखता है तो शायद उनके हौसले भी परस्त होंगे और वो कभी भी जो है अपनी इस नापाक मुहिम में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आर्थिक मुद्दे उनकी नीयत नहीं है, उनका वक्तव्य है। कारण तो जैसा कि उन्होंने कहा प्रकाश जी ने, कि उनका इस समय जो उद्देश्य है वो राज्य की प्रभुसत्ता को हथियाने की है। लेकिन उसको हथियाने के लिए जो लोगों के सामने वो जो मुद्दा रखते हैं, वो एक आर्थिक मुद्दा रखते हैं। भक्तचरण दास जी ने कहा गरीबी बहुत है वहां पे। जहां गरीबी होगी वहां स्वाभाविक तौर पे कुछ लोगों को उसमें आप मनोवैज्ञानिक तौर पे उस पर प्रभावित कर। संक्षेप में सुधांशु जी। तो इसीलिए सरकार की ओर से, सुनिए, सरकार की ओर से विकास के प्रति कटिबद्धता और उसके प्रति प्रयत्न, ये दोनों से एक संदेश जो होता है जनता के स्तर पर जरूर जाता है। देखिए, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, ये भी घूमे हुए, मैं भी बहुत घुमा हुआ हूं, किस तरह वहां पे टैक्स, रंगदारी टैक्स लगे हुए हैं, किस तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी जो है, माओइस्ट पैरेलल इकोनॉमी ऑफ एक्सटॉर्शन चलती है, बहुत चीजें हैं उसमें। तो नक्सलवाद को लड़ना, इस देश को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जी जी जी, क्योंकि ये देश की प्रभुसत्ता को ललकारने वाली एक चुनौती है, जिसके बारे में मुझे हमेशा लगता है कि कुछ विषयों में मैं कभी राजनीति नहीं करता। जैसे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के मामले में हम लोगों में एक आम सहमति होनी चाहिए जी, वैसे ही आतंकवाद और माओवाद, जो कि दोनों एक दूसरे के ही पर्यायवाची मैं मानता हूं, उस पर हम सबको एक संगठित होके एक संदेश ये देना है कि सभ्य समाज में और हिंदुस्तान में जहां प्रजातंत्र की प्रभुसत्ता है, वहां पे आतंकवाद और नक्सलवाद उसका कोई स्थान हो ही नहीं सकता। जी, गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधांशु जी, गिरिजा जी को जोड़ लेते हैं। के समर्थन से लेके आइए। गिरिजा जी, आप यहाँ पर सभी की राय सुन रहे हैं, मुख्य तौर पर कारण आप क्या देखते हैं, और क्या लग रहा है कि ये जो संदेश देने प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, नक्सलियों से सबसे जुड़ने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आप बंदूक छोड़िए, लोगों के पीड़ित लोगों के घर जाइए, उनके बच्चों के साथ 5 दिन बिताइए, बातचीत कीजिए, मन परिवर्तित होगा, बदलेगा, क्या ये रास्ता सही रहेगा? देखिए, दरअसल जो नक्सलवाद से निपटने के लिए जो बातें हो रही हैं पॉलिटिकल, मुझे लगता है कि नक्सलवाद को या आदिवासियों की वो ठीक समझ शायद नहीं है। जो समस्या नक्सलवाद की है यही डिफाइन नहीं हो पाया है अब तक कि वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, विकास की समस्या है या पॉलिटिकल समस्या है। ये दरअसल पूरा का पूरा जो समन्वय राज्य और केंद्र के बीच में यूपीए के दौरान भी रहा और वो कंटिन्यूटी बनी हुई है, वो कंटिन्यूटी सिर्फ ये है कि नक्सलवाद से निपटने का पूरा जिम्मा सिर्फ सुरक्षा बलों को दे दिया गया है, और जब भी ऐसी कोई वारदात होती है या जब भी कोई नई रणनीति बनती है तो सुरक्षा बलों के हवाले ही पूरे नक्सलवाद से निपटने की रणनीति बनती है। मुझे लगता है कि ये एक तरह से अधूरा सोच है। होना दरअसल ये चाहिए कि एक पूरी तौर पर न सही लेकिन काफी हद तक ये एक पॉलिटिकल सोच की समस्या है। एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर वो लड़ रहे हैं, वो इस वर्तमान व्यवस्था में यकीन नहीं रखते, वो इस लोकतंत्र में या चुनावी जो व्यवस्था है उसमें यकीन नहीं रखते, और वो हिंसा के जरिए सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। अब इसकी लड़ाई जो है केवल सुरक्षा बलों के आधार पर नहीं हो सकती, केवल विकास के आधार पर नहीं हो सकती।
जिन लोगों के बीच में उनका विश्वास बरसों से बना हुआ है, वो जनमानस के बीच में जब तक आप उनको एलिनिएट नहीं करेंगे लोगों को, नक्सलियों को, तब तक नक्सलियों पर अंकुश लगाना मेरे लिहाज से संभव नहीं है। जहां पर आतंकवाद और तमाम जो जहां पर निजात मिली है व्यवस्था को, वो वहां पर केवल लाइन ऑर्डर के आधार पर नहीं मिली है। जब आवाम ने उनसे अपना किनारा किया, उनका साथ छोड़ा, तब उनकी जमीन कमजोर हुई। उस आवाम को अपने साथ लेने की कोशिश केवल सरकार के आधार पर नहीं हो सकती, पॉलिटिकल पार्टीज को भी वहां पर सामने आना पड़ेगा, उनको भी अपने पॉलिटिकल प्रयास करने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो विकास की बात जो की जाती है बस्तर की, आप आदिवासियों को रोजगार देने की बात करते हैं। दरअसल रोजगार तो आदिवासियों की समस्या है ही नहीं, वो तो भूस्वामी है। आप जो उद्योग लगाते हैं, आप एनएमडीसी के खदाने वहां बरसों से काम कर रही है, उस एनएमडीसी के खदानों ने आदिवासियों को क्या दिया? वो मटमैला पानी जिसको पीकर आदिवासी लगातार बीमार होते रहे, मरते रहे। तो ये देखना होगा कि उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, स्कूलों में मास्टर हों, कॉलेजों में पढ़ाने वाले हों, अस्पताल में दवाइयां हों, डॉक्टर हों, ये जो बुनियादी चीजें हैं, ये इसकी जरूरत है वहां पर। और जब तक आप लोगों में विश्वास पैदा नहीं करेंगे नक्सलवाद के खिलाफ, तब तक इस समस्या से निजात पाना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। एक चीज जो निकलकर सामने आई है, ठीक है, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन वो विकास तब तक अधूरा है जब तक आप आम लोगों के साथ राब्ता नहीं करते, जब तक आप आम लोगों के बीच जाकर विश्वास और कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करते हैं, तब तक ये प्रयास अधूरे रहेंगे। बहरहाल आज एक कोशिश जरूर की है प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर लोगों से बात करने की, बच्चों से मन की बात भी उन्होंने की है। इसके अलावा कुछ संदेश देने की भी कोशिश की है, लेकिन वो संदेश कितने रंग लाएंगे आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा। आज का सवाल जो हमने आपसे पूछा था वो ये था कि क्या प्रधानमंत्री को अपने इलाके में देखकर घबरा गए हैं नक्सली? ढेर सारे जवाब हमें मिले हैं। 60% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 40% लोगों ने ना में इसका जवाब दिया है। तो 8 बजे में फिलहाल